कर रही हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और बताया जा रहा है कि वो स्टे ऑर्डर के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। हाँ, मैंने हमला किया, ठीक, और मेरे पेपर नहीं बने। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज बात करने जा रहा हूं स्पेन इमिग्रेशन एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हो रही है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है वो नरम कर दी है और वो स्पेन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लीगल करने जा रहा है। इस हवाले से बहुत बैड न्यूज़ भी आना शुरू हो गई है, वो आप लोगों से जिक्र करूँगा कि क्या वजह है उस बैड न्यूज़ की। दूसरा आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बहुत बड़ी तादाद में लोग मुझे कॉलें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई, हम स्पेन में इंटर ज़रूर हुए थे 6-8 महीने पहले, उसके बाद हम पाकिस्तान, इंडिया वापस चले गए थे। क्या हम अगर ये स्पेन इमिग्रेशन खोल देता है, अगर ये लॉ पास हो जाता है, मज़ीद डॉक्यूमेंट जमा करना ये शुरू करता है, तो क्या हम इसके एलिजिबल होंगे या नहीं? इसका प्रॉपर एक क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा। साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा मेरे दोस्तों के, मैं भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्पेन गया था। वहाँ पर एक मनाजिर हुसैन जो कि 80 साल बुज़ुर्ग हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया था कि काफ़ी बार स्पेन इमिग्रेशन अप्लाई करने के बावजूद भी उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिफ्यूज़ कर दिए गए, उनको इमिग्रेशन नहीं दी गई। उन्होंने इंसानी हमदर्दी का भी सहारा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लॉ में चूंकि उतरते नहीं थे तो उनकी एप्लीकेशन हर बार रद्द कर दी जाती थी। वो भी आपको वीडियो में आखिर में विजुअल में दिखाऊंगा। वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये हलवा है, ये ऐसा नहीं है। अगर आपसे उन लोगों ने प्रूफ मांगे हैं तो वो सारे प्रूफ आप लोगों ने उनको देने होंगे, तब जाके आपकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर होगी। वो वीडियो मैं पहले लगा चुका हूँ, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि इमिग्रेशन मामलात अगर आप लॉ में पूरा उतरेंगे तो ठीक है, अगर आप लॉ में पूरा नहीं उतरेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप 25 बार भी वहाँ पे अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास प्रूफ नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी। ये आप लोगों को बताऊंगा, तो आए वीडियो शुरू कर। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों, ये आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत एक पार्क था और ये प्रॉपर तबाह हो चुका है। अगर मैं आपको चारों तरफ इसके दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे पेड़ गिरे हुए हैं। हुआ ये था मेरे दोस्तों के यहाँ पे कोई 5-6 दिन पहले पोर्चुगल में जो इनकी साहिली पट्टी है, जैसे कोइम्ब्रा है, लीरिया है, मरीना ग्रैंडे है, पनीच है, इनके ये जितने एरिया हैं यहाँ पे बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। ये मैं अभी इसके भी विजुअल में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ तबाही हुई है। और लिस्बन का एरिया, कालदास का एरिया वो सेफ़ रहा। यहाँ पे काफ़ी टाइम से, यानी कि 6-6 दिन से लोगों के पास ना लाइट थी, ना पानी था, ना बिजली थी। और कई पुर्तगीज़ लोगों ने यहाँ पे फिर हेल्प भी करना शुरू की। उसका विजुअल मैंने कल लगाया था, लेकिन आपको थोड़ी सी तबाही भी यहाँ की दिखाऊंगा कि कितना बुरा हाल हुआ है। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि स्पेन इमिग्रेशन का क्राइटेरिया क्या है। अगर ये इमिग्रेशन ओपन हो जाती है, क्योंकि अभी इसकी डिटेल में आपको दूंगा कि क्या वजूहत हैं जो इसमें परेशानी का शिकार हो सकती है ये इमिग्रेशन, लेकिन अगर ये ओपन हो जाती है तो जितने भी वो लोग जो 31 दिसंबर को स्पेन में आए हैं, तो उनके वो 5 और 6 महीने का जो टर्न्योर है उसके सारे प्रूफ हैं, अगर वो इकट्ठा करके वो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे इमिग्रेशन, ओपन इमिग्रेशन के। ना कि सिर्फ वो लोग जो लोग 31 दिसंबर 2025 को जिनके 5-6 महीने पूरे हो रहे हैं, सिर्फ वो लोग नहीं है, वो तो हैं ही, लेकिन जो लोग 31 दिसंबर को भी आए हैं वो लोग भी इमिग्रेशन का फ़ायदा उठा सकेंगे। पहले तो इसका क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, इसके बारे में बताया जा रहा है ठोस चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो 5 से 6 महीने के प्रूफ आपके पास होने चाहिए कि आप स्पेन में मौजूद थे, या तो आपके पास पाद्रोमेंतो होनी चाहिए, या आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डॉक्टर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अगर आप कभी बीमार हुए हैं। अगर आपने कोई सामान वहाँ ख़रीदा है, किसी किस्म की आपने कोई शॉपिंग की है, उसकी आपके पास रसीदें होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर ये 5 महीने का या 6 महीने का आपसे प्रूफ मांग रहे हैं तो ये एवरी मंथ का प्रूफ मांगेंगे। बहुत सारे लोग मुझे इंडिया, पाकिस्तान से फ़ोन कर रहे हैं और वो मुझे ये बात बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई, हम आए थे स्पेन और आने के बाद हम वापस पाकिस्तान आ गए, ठीक है, हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि 31 दिसंबर से पहले हम लोग यहाँ 2025 से पहले हम इंटर हुए, लेकिन हमारे पास वो प्रूफ नहीं है कि हम इनको साबित कर सकेंगे। तो क्या अगर हम ऐसे 2 नंबर डॉक्यूमेंट बना लें तो हमारा काम बन सकता है? तो मेरे दोस्तों, आप लोग यकीन कर लें, वो मनाजिर हुसैन का इंटरव्यू दिखाने का मकसद दोबारा आपको यही है कि आप कुछ भी कर लेंगे, अगर आप एवरी मंथ के इनको प्रूफ नहीं दे सकेंगे। आपके पास ट्रैवल कार्ड होना चाहिए, आपके पास अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आपने दवाई ली, आपके पास कोई बिल होना चाहिए, कोई टेलीफोन आपके पास नाम पे होना चाहिए, अंडरग्राउंड स्टेशन का किसी किस्म का जो ट्रैवल कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रूफ होना चाहिए, खाने पीने का जो सामान ख़रीदते हैं उसकी रसीदें आपके पास होनी चाहिए। आपने भरपूर इनको प्रूफ देने हैं, चाहे इतनी मोटी फाइल क्यों ना बन जाए आपकी, कि आप 5 से 6 महीने इस कंट्री में रहें। वो तमाम लोग मेरी ये बात सुन लें जो लोग मुझे ये
बाद फ़ोन करके कह रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम वापस आ जाते हैं, हमारे पास प्रूफ हैं, आप लोग इसके एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि मनाजिर हुसैन ने कोई 10 से 15 बार, गालिबन अभी वीडियो लगाऊंगा तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, कई दफ़ा उसने अटैम्प्ट किया। वो ये कहते हैं बुज़ुर्ग हमारे, कई दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किया मगर हर बार उनके पेपर फेल कर दिए गए। तो वो तमाम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो वापस स्पेन का रुख कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है, हम इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, आपका काम नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या होने जा रही है स्पेन में। जो अभी रिसेंटली आपको पता है ये सरकार जो है वो इमिग्रेंट्स के फेवर में है, और अगर आप चारों तरफ यूरोप में देखें, स्पेशली इन पोर्चुगल में भी, तो ये पूरा यूरोप जो है वो इमिग्रेशन से तंग आया हुआ है और ये इनको निकालने की पॉलिसियाँ ढूंढ रहा है कि किस तरीके से इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। स्पेन एक वाहिद ऐसा कंट्री था जिसने कोविड के बाद भी लोगों को बहुत बड़ी तादाद में वीज़े दिए। और जब आपको याद होगा कि जब कोविड खुला था तो मैं तो ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे हूं, कि किसी के पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं थी और उनके 4-4, 5-5 बच्चे थे, तो हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली को स्पेन ने बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा दिया था। इतना ये फ्रेंडली चल रहा था। अभी हुआ ये है कि मेरे दोस्तों जो इस वक्त वहाँ पे स्पेन में हुकूमत है उसने जो ओपन इमिग्रेशन की बात की और उसने ऐलान किया, और ऐलान भी ऐसा किया, ऐसा कानून पास किया कि इसको पार्लियामेंट में बहस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके हवाले से जो वहाँ पे तमाम सियासी जमातें थीं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और बताया जा रहा है कि वो स्टे ऑर्डर के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। और उन सियासी जमातों का कहना ये है कि ये जो 5 लाख की आप बात कर रहे हैं इनको लीगल करने की, इसमें कई ज़्यादा तादाद लोगों की जो कि क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हम इसको यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे और इसको बंद कराने की जितनी हो सकेगी कोशिश करेंगे। वो ये कहते हैं कि 5 लाख लोगों को अगर आप इमिग्रेंट करोगे तो यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी। तो अब देखना यह है मेरे दोस्तों कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन यकीनन अगर ये इतना ज़्यादा सारी पार्टियां मिलके इसको शेक करेंगी तो खुदा न खास्ता कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती है। ये सियासी पार्टियां और ये यूरोपियन यूनियन इस फैसले को शेक नहीं करती। तो अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को पहला कार्ड मिलेगा 1 साल का, और आपके बच्चे जितने भी 18 साल से कम हैं उनको जो कार्ड मिलेंगे वो 5-5 साल के होंगे। तो असाइलम के हवाले से भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि पहले स्पेन में क्या होता था, पहले लॉ के हिसाब से, कि अगर आपने वहाँ पर जाके असाइलम अप्लाई किया है तो जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए या आपका पास या आपको फेल ना कर दिया जाए तब तक आप आरिगो अप्लाई नहीं कर सकते थे। असाइलम रिफ्यूज़ होने का जो पर्चा होता था उस दिन से आपका आरिगो का टाइम स्टार्ट होता था। इससे पहले होता यह था कि अगर आपने स्पेन में असाइलम अप्लाई किया है, तकरीबन आपके केस को 2 साल हो गए हैं, और 2 साल बाद जब अगर आप रिफ्यूज़ होते थे तो उसका लेटर चाहिए होता था रिफ्यूज़ल का आरिगो के लिए, यानी कि मज़ीद इमिग्रेशन के लिए, जो वहाँ 2 साल का प्रोसेस था। और जिस दिन आपका असाइलम रिफ्यूज़ होता था उस दिन से वो आपका टाइम काउंट करना शुरू करते थे। अब ये चीज़ इन लोगों ने ख़त्म कर दी। मेरे दोस्तों अब स्पेन का रूल बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि जिस तरीके से यहाँ पे असाइलम का सिस्टम था कि जो लोग भी पोर्चुगल में आते थे यहाँ असाइलम करते थे, असाइलम का पहला कार्ड उनको मिल जाता था, साथ साथ वो मैनिफेस्ट भी अप्लाई कर सकते थे। और अगर उनका असाइलम रिफ्यूज़ भी होता था तो वो अपना कार्ड जो है वो असाइलम वाला कार्ड यहाँ पे इमिग्रेशन में चेंज करा लेते थे और उनका टाइम जो है वो चल रहा होता था। इसी तरीके से ये लॉ वो अब स्पेन में भी लेकर आए। जी, मैं स्पेन में आया हूँ सन 2010 में। ठीक है। तो आज मुझे यहाँ 15 साल हो गए। ठीक है। तो जब यहाँ आया हूँ तो पता चला है कि 65 साल से ज़्यादा अगर उम्र हो जाए तो उस आदमी को यहाँ काम ही नहीं मिलता है। तो बस कुछ थोड़ी सी परेशानी हुई है, फिर हमने हिम्मत पकड़ी है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखें, जिसने हार मान ली ना वो आदमी हार गया। बेशक बेशक। अब अगर आप हार नहीं मानते हैं, एक दफ़ा एक क्लास में आप फेल हो जाते हैं, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। वो कहते हैं कोई बादशाह था गज़नवी महमूद, क्या नाम पता नहीं, तो उसने सोमनाथ पर पता नहीं कितने हमले किए, तो आखिर कामयाब हो गया ना। तो अगर पहली दूसरी दफ़ा वो लेट जाता है, नाकाम हो गया तो इसी तरह मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ बनवाने के लिए 18 दफ़ा मैंने हमला किया। ठीक, और मेरे पेपर नहीं बने। कई उसकी वजूहत थी, कोई कहते लैंग्वेज नहीं आती है, कोई कहते उम्र ज़्यादा है, कोई किस तरह, मुख्तलिफ़ वजूहत थी। अब चूँकि कुछ आसानियाँ पैदा हुई हैं यहाँ, तो मैंने फिर एक दफ़ा ठाना है कि फिर इसकी ट्राई करेंगे। अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए हैं जो मुझे करने चाहिए। और अब मसला रह गया कॉन्ट्रैक्ट का कि कोई कंपनी, कोई आदमी मुझे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे कि मैं इसे मुलाजमत दूंगा, तो फिर मुझे पेपर मिल जाते हैं। ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जब मैं जाता हूँ किसी दुकानदार या पाकिस्तानी के पास, तो वो आगे से कहता है कि 8,000 10,000 यूरो चाहिए। सही। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि 10,000 यूरो 8,000 यूरो मैं देने को तैयार हूँ, मैं आपको 500 यूरो पर मंथ दे सकता हूँ। सही। तो अब 8,000 यूरो इकट्ठे जो है ना, ये
Possible आपके लिए मुश्किल है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा, मुश्किल। पीछे आप घर में पैसे भी भेजते हैं? जी हाँ, मैं घर में पैसे भेजता हूँ। और वहाँ कौन कौन है घर में पीछे? मेरे घर में तो असल जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो तो यही है कि मेरी एक वाइफ है माशाल्लाह, जो बीमार है, उसकी एक टांग भी किसी वजह से, बीमारी की वजह से कट गई है अल्लाह ताला से। और वो 12-13 साल से चारपाई पर ही है, व्हील चेयर पर भी बड़ी, यानी खुद उठ भी नहीं सकती है, उसे उठा कर रखना पड़ता है। अच्छा, वहाँ उनको देखभाल कौन कर रहा है? और बेटा है छोटा जिसके साथ वो रह रहे हैं। अच्छा। तो बेटियाँ गांव में ही हैं, शादीशुदा हैं, वो आती हैं, बेटियों की औलाद आती है, बच्चों की औलाद उनकी करती है, वो कोई मसला नहीं है। तो आपको याद तो आती होगी, सॉरी आपकी बात काटी, आप मेरे ख्याल है 15-16 साल से तो आप वहाँ पाकिस्तान नहीं गए। देखें, जहाँ तक याद का तल्लक है, जहाँ आदमी ज़िंदगी गुजारी होती है याद तो आती है जी, ठीक है, तो लेकिन बेबसी है। अब उम्मीद करते हैं कि शायद कोई अल्लाह का बंदा, देखें यहाँ जो ये NGO की क्या भला बोलते हैं, जो लोगों की वेलफेयर करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपना नाम रोशन करने के लिए करते हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं करते। Okay. क्या इस बार्सिलोना के अंदर इतने बड़े दुकानदार हैं, जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आपका जो मेरी वजह से टैक्स होता है मैं पे करूँगा, तो वो क्यों नहीं मेरी मदद करते हैं? नहीं करते हैं, वो अखबारों में अपना नाम देखना चाहते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात मैं बताऊं कि इंग्लैंड के बाद ये स्पेन के अंदर ये एक वाहिद सेकंड ऐसा मुल्क है जहां हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। मैं कई लोगों से मिला हूं यहाँ, उनके बिजनेसेस माशाल्लाह देख के मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ, अल्लाह उनको और दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो हैं वो किसी की मदद नहीं करते। बस असल में वो चाहते ही हैं कि कंपनी की मशहूरगी हो, टीवी में आ रहा नाम आए, अखबार में बड़े बड़े फ़ोटो छपें और कहें कि जी ये वो तकरीर कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर कम लोग हैं जो किसी की मदद करते हैं। अब मैं यहाँ कौंसलेट में हूँ, हाँ, पाकिस्तानी कौंसलेट में पाकिस्तानी कौंसलेट में, कि भाग के कहाँ जाएंगे? इंशाल्लाह पेपर मिलेंगे, सही। कोई अल्लाह इसबाब खड़ा कर देगा, कोई आदमी अल्लाह का बंदा ऐसा आएगा जो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट में मैं देता हूँ, पेपर मिल जाएंगे, हम जाएंगे, कोई मसला नहीं मेरे है। दोस्तों, अगर आप स्पेन से देख रहे हैं तो ये बाबा माशाल्लाह कोई 19 बार अप्लाई कर चुके हैं, 20वीं बार पेपर अप्लाई कर रहे हैं। इनकी मदद करें। अगर आप पाकिस्तानी और अल्लाह पे आपको यकीन है तो आपको इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये जाके अपनी वाइफ का 15 साल से गए नहीं, अपनी वाइफ का चेहरा देख सकें। देखें, मुसीबत में घबराना सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है। सलाम है, लोगों के साथ मिलकर जियो, हिम्मत पकड़ो भाई। सुने मेरे दोस्त, जो भी आदमी हिम्मत करेगा उसकी अल्लाह मदद करेगा, बेशक। ठीक है। तो बाकी अल्लाह पर छोड़ दें, अपनी तरफ से हिम्मत करें, बेशक। अपनी तरफ से कोई गैर कानूनी काम ना करें। सबसे बुरी बात जो ये है कि हमारे मुल्क और इन मुल्कों में थोड़ा फ़र्क है। सही फ़र्क है कि ये लोग झगड़ेलू लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे लोग थोड़े गुस्से वाले हैं। सही। तो देखना चाहिए इनके साथ मिल के चलो, और फिर जिस मुल्क में जाते हो उसकी ज़बान सबसे पहले सीखो। मुझे मार पड़ी है ज़बान ना आने की वजह से, सही। पैसे जेब में है, रोटी नहीं मिलती है, ज़बान नहीं आती है। तो अगर मुझे ज़बान आती है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि पहली बात यह है कि ऐसा काम ना करो कि मेरे मुल्क की बेइज्जती हो। बेशक। दूसरी बात यह है, हिम्मत मत हारो। वाह। और जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून का एहतराम करो। बेशक। देखें साहब, गम से जो घबराते हैं तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जो यहाँ से भाग गए वो कहाँ गए हैं? पाकिस्तान चले। पाकिस्तान से। तो उसी पाकिस्तान से आए हो ना, हाँ। पहले सोच समझ के कदम उठाओ। तो जब वहाँ से पाकिस्तान से चले हो तो किश्ती जला के चलो कि मैं कामयाब होकर लौटूंगा। ये नहीं कि चलें देखते हैं, अगर बन गया काम तो बन गया, नहीं तो वापस आ जाएंगे, फिर वो वापस ही जाएगा। सही। जैसे आप देखें ना, कोई आदमी होता है तो वो बहुत सख्त आदमी है तो लोग सारे उससे डरते हैं कि ये मारेगा, वो वाकई मारता है। जी जी। एक आदमी खड़ा हो जाता है, क्यों मारेगा, तो वो खड़ा हो जाता है। जी। इसी तरीके से अगर आप इरादा ये लेकर चलते हैं कि अगर काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, फिर आपने वापस का ऑप्शन खुला रखा हुआ है, इसलिए आप वापस चले जाते हैं। जो कहे ना, जो भी हो जाए जी, हमने अपनी मंजिल पानी है, अपना मकसद पाना है, तो फिर इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। क्या बात है, क्या बात है। बस आपका बहुत टाइम ले लिया, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई जो मज़ीद ख्वाब देख रहे हैं यूरोप आने का,
क्या उनको आना चाहिए? देखें, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, पूरी दुनिया आपने देखी हुई है। यहाँ पर आपने 15 साल का तजर्बा है आपका, खुद घर में खाना पका रहे हैं, मेरे ख्याल से खुद अपने बर्तन धो रहे हैं इस उम्र में। मतलब पाकिस्तानी लोग जो हैं इस उम्र में बिस्तर में पड़ जाते हैं, आप हिम्मत कर रहे हैं। यहाँ पे आप समोसा चाट का आपने वो भी लगाया, आपने शुरू में आके आपने वो एस्ट्रे भी बनाई, वो भी मैंने आपका देखा था। जी हाँ। तो क्या बोलेंगे हमारे लोगों को जो यहाँ आना चाहते हैं? आना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में मत लें, लीगल वे में, लीगल तरीके से आएँ, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो अगर आप गलत रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इतनी परेशानियां होंगी कि फिर आपको वापस भागना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए कानूनी तरीके पर आएँ, कानूनी तरीके पर आपके यहाँ डॉक्यूमेंट भी बनेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जिस वक्त आप अपने जहन से कहेंगे यूँ निकल जाऊँगा, तो फिर वो लोग नाकाम होते हैं और यहाँ बहुत अरसा तक फिर वो रोते हैं। फिर आखिर में जाकर वो अपनी लाइन पर ही आते हैं सही पेपर बनाने के लिए। तो पहले से आप चलने से पहले आप कानूनी तरीके पर चलें, ना मेरे मुल्क की बेइज्जती हो और ना आपको परेशानी हो। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या जो नए लोग आते हैं यहाँ काम मिल जाता है इनको? क्योंकि पुर्तगाल में तो मैंने देखा थोड़ी तंगी है, मिल वहाँ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा सा है? देखिए, काम तो हर आदमी को मिल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनको काम आसानी से मिलता है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो जो काम करते हैं वो भी गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आदमी जो भी काम करता है उसका कुछ हिस्सा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसका टैक्स नहीं जाएगा। सही बात। जब टैक्स नहीं जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी काम भी गलत कर रहा है। अब ना करे तो कहाँ जाए? सही बात है। तो ये मसला हल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ के जो नए कानून चेंज हुए हैं उस हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है क्या? नए इमिग्रेशन की कवरिंग में कहते रहते हैं लोग, लेकिन एक तो ये हुआ है कि यूनिफॉर्म में माफ़ हो गए, तो 3 साल के जो यहाँ लोग रहने के बाद पेपर बना सकते थे, अब वो उनकी 2 साल हो गई है, तो ये काफ़ी सहूलत हो गई है उनको। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अब 3 साल का जो सिलसिला था वो 2 साल बाद 2 साल बाद आ गया और फिर इन्फॉर्म में माफ़ हो गए। ज़बान आती है नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मा कहते हैं ज़बान को? जी ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे चाचा जैसी, मेरे बुज़ुर्ग जैसी हिम्मत आप लोगों के पास होनी चाहिए। इनका निचोड़ यही था कि अगर किसी चीज़ का फ़ैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़ के कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे कामयाब होंगे। और भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है तो यार एहसान कर दो, कोई बात नहीं है। और मेरे पाकिस्तानी कम्युनिटी, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे चाचा की, तो ये पाकिस्तानी एम्बेसी में यहाँ मौजूद हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देके, ये खुद काम कर रहे हैं, इनको कोई पैसों की आपसे नहीं मांग रही है, लेकिन इनको पेपर बनने में, चूँकि 15 साल से ये अपनी बीवी को नहीं मिल सके, अपने बच्चों को वहाँ नहीं मिल सके, यहाँ फंसे में 15 साल से 80 साल की 82 साल की उम्र हो गई। तो अब प्लीज़, अगर आप, बहुत बड़ी कम्युनिटी है मुझे पता है यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की, प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। अगर कोई भाई मेरी मदद करना चाहता है तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह से उसको खैर की तवक्को रखनी चाहिए। ठीक है। तो आज किसी की मदद करोगे, कल तुम्हारी मदद। ये चेन है, बिल्कुल सही करें। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।